वेलकम स्टूडेंट्स, यू आर वॉचिंग योर ओन चैनल एएस क्लासेस। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एएस क्लासेस और मैं सुख शर्मा फिर हाजिर हूँ लेकर एक और नया एजुकेशनल वीडियो। ये जो हमारा एजुकेशनल वीडियो है ये क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उनका चैप्टर 4 अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। हमने जो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था यूरोपियन यूनियन के बारे में, उसका कुछ पार्ट रह गया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में उसी बचे हुए पार्ट को और जो आसियान ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बात करें। चलो फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर यूरोपियन यूनियन जो था वो किस तरीके से वर्ल्ड पर प्रभावशाली होता जा रहा है। तो देखते हैं, अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं पॉलिटिकल बेसिस पर, हम यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं मिलिट्री बेसिस पर, अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं डिप्लोमेटिक बेसिस पर और इकोनॉमिकल बेसिस पर, तो हम ये देखते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन है उसका प्रभाव जबरदस्त होता जा रहा था। उसका प्रभाव इतना बढ़ता जा रहा था कि वो वर्ल्ड पर अपनी जो प्रेजेंस है उसको शो करने लगा था। इतना ही नहीं, जब हम जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन देखते हैं, जब हम वर्ल्ड जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन देखते हैं, तो ये देखा गया कि लगभग 2016 में 17,000 अरब डॉलर का कंट्रीब्यूशन था उसका जीडीपी में, और इस कंट्रीब्यूशन के साथ साथ वो सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर भी बन गई थी। यानी वर्ल्ड इकोनॉमी में उसका सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन था आफ्टर यूएस के बाद। हम जानते हैं यूएस की इकोनॉमी वर्ल्ड में सबसे पावरफुल इकोनॉमी मानी जाती है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर अपनी प्रेजेंस को ईयू भी दर्ज कराने लगा था। इतना ही नहीं, अगर हम उसकी करेंसी के बारे में बात करते हैं, अगर हम उसकी यूरो करेंसी के बारे में बात करते हैं, तो यह भी देखने को आया कि वर्ल्ड लेवल पर जो यूएस का डॉलर का डोमिनेंस था उसको अगर कोई करेंसी टक्कर दे रही थी तो वो थी यूरो। और यूरो किसकी करेंसी है हम अच्छी तरह जानते हैं, यूरोपियन यूनियन द्वारा अडॉप्ट की गई करेंसी को ही यूरो करेंसी के नाम से जाना जाता है। क्लियर? और इसके साथ साथ हम और भी कुछ चीजें जान लेते हैं कि इकोनॉमिक पावर के बेसिस पर, इकोनॉमिकली पावर के बेसिस पर जो यूरोपियन यूनियन था वो इतना प्रभावशाली हो रहा था कि अपने अड़ोसी पड़ोसी नाइबर कंट्रीज के साथ साथ उसने एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज को भी अपने प्रभाव में लेना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उसका प्रभाव एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इतने इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको यूरोपियन यूनियन के बारे में जाननी चाहिए कि यूरोपियन यूनियन इतना पावरफुल होता जा रहा था कि जो वर्ल्ड की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पूरे वर्ल्ड के ट्रेड को लेकर रिलेटेड पॉलिसीज बनाती है, रिलेटेड कंट्रोल करती है, तो वहां पर भी जो यूरोपियन यूनियन है उसका प्रभाव साफ साफ देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो वर्ल्ड की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है वहां पर उसके 2 परमानेंट मेंबर्स थे, फ्रांस और ब्रिटेन। किसी ग्रुप के 2 परमानेंट मेंबर्स का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में होना ही एक बहुत बड़ी बात है। क्लियर? इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि आर्थिक रूप से जो यूरोपियन यूनियन है, यानी इकोनॉमिकल बेसिस पर जो यूरोपियन यूनियन है एक बहुत बड़ा ग्रुप, एक बहुत बड़ा संगठन बनता जा रहा था। हम आगे के कुछ और पॉइंट डिस्कस करें उससे पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या इसको नोट करना चाहते हैं तो मैं आपको 30 सेकंड्स दे रहा हूं, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं और यूरोपियन यूनियन के बारे में और भी बहुत सारी बातें। यूरोपियन यूनियन के हमने ये देखा कि 2 परमानेंट मेंबर्स यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, केवल इतना ही नहीं, 2 परमानेंट मेंबर्स के अलावा बहुत से उसके ऐसे मेंबर्स थे जो नॉन परमानेंट ग्रुप में भी शामिल थे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। और इसके साथ साथ अगर हम
मिलिट्री बेसिस पर यूरोपियन यूनियन की बात करें तो मिलिट्री बेसिस पर वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री ग्रुप है यूरोपियन यूनियन के पास, कंबाइंड ग्रुप है यूरोपियन यूनियन के पास। और हम ये भी देख लें और समझ लें कि जब वर्ल्ड इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो यूरोपियन यूनियन 3 गुना ज्यादा अमेरिका से कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड इकोनॉमी में। ये भी एक उसका प्रभाव है जो साफ साफ देखने को मिलता है। अगर हम रक्षा बजट की बात करें, अगर हम मिलिट्री बेसिस पर उसके बजट की बात करें, एक्सपेंस की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें जो मिलिट्री के ऊपर करता है, तो अमेरिका के बाद सबसे बड़ा बजट मिलिट्री का अगर किसी का है तो वो है यूरोपियन यूनियन का। हम ये भी देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन के 2 मेंबर्स फ्रांस और ब्रिटेन, वो 2 मेंबर्स हैं जिनके पास जो परमाणु हथियार है यानी न्यूक्लियर वेपन्स की जो पावर है वो उनकी कैपेसिटी में दिखाई देती है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि लगभग इन दोनों के पास 550 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन है ये वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है स्पेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर स्पेस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बेस पर देखें तो भी ये वर्ल्ड में सेकंड प्लेस पर आती है। इन सभी बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन है ये एक उभरता हुआ ऑर्गेनाइजेशन है, एक उभरता हुआ ग्रुप है जो वर्ल्ड पर अपनी छाप को साफ साफ शो कर रहा है। देखते हैं, हमने देखा कि जो यूरोपियन यूनियन है वो इंटरनेशनल लेवल पर इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग होती जा रही है और वो इंटरनेशनल लेवल के जितने भी मैटर्स हैं उनमें अपनी दखलंदाजी शो कर रही है। इन सब के बावजूद हम इस बात को नहीं नकार सकते कि जो यूरोपियन यूनियन के कुछ कंट्रीज हैं उनके बीच में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। कहीं पर उनके डिफरेंसेस फॉरेन पॉलिसीज को लेकर है तो कहीं पर उनके डिफरेंसेस डिफेंस पॉलिसीज को लेकर हैं और इसके कई एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। जब हम इराक कन्वेंशन की बात करते हैं जो कि हम प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, इराक कन्वेंशन में हमने देखा था कि अमेरिका ने इराक के ऊपर हमले के लिए एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था और उस ऑपरेशन में वर्ल्ड की अदर कंट्रीज ने उसको सपोर्ट किया था, जिसमें हमने देखा था कि जो ब्रिटेन है उसने और कई न्यू मेंबर्स जो कि यूरोपियन यूनियन में शामिल हुए थे उन्होंने यूएस को सपोर्ट किया इराक के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन वहीं जब हम यूरोपियन यूनियन के कुछ अदर स्टेट्स के बारे में बात करते हैं तो फ्रांस और जर्मनी ने यूएस की इस पॉलिसी का जो है वो पुरजोर विरोध किया, उसको अपोज किया। और यही एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जो ये शो करते हैं कि यूरोपियन यूनियन की कई कंट्रीज के बीच में डिफरेंसेस हैं यूरोपियन यूनियन की पॉलिसीज को लेकर। अब जो दूसरा एग्जाम्पल है वो हम लोग ब्रिटिश से ले सकते हैं, यानी यूनाइटेड किंगडम, इसको हम इंग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। हम वहां देखते हैं कि जो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री थे मार्गरेट थैचर, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर यूरोपियन जो मार्केट थी उस यूरोपियन मार्केट में से ब्रिटेन को पूरे तरीके से अलग रखा हुआ था, यानी ब्रिटेन का उसमें यूरोपियन मार्केट में इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इसके अलावा और भी हमारे को एग्जाम्पल हमारी बुक में दिए हैं जिसमें मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के बारे में भी दिया है। ये एक ऐसी संधि थी जिसके तहत यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स थे उन सबको यूरो एज ए कॉमन करेंसी अडॉप्ट करना था। बट इस बात को लेकर डेनमार्क और स्वीडन जो कि यूरोपियन यूनियन के ही मेंबर्स थे उन्होंने इसको अपोज किया और यूरो को एज ए कॉमन करेंसी को अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। इन सब के बावजूद हम ये कह सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन एक रोल मॉडल ऑर्गेनाइजेशन है जो आने वाले समय में यानी फ्यूचर में यूएस हेगेमनी के लिए कहीं ना कहीं एक अदर अल्टरनेटिव दिखाई देता। ये था हमारा यूरोपियन यूनियन। इसके बाद हम देखेंगे
एक और नई अल्टरनेटिव ऑर्गेनाइजेशन, एक और नए अल्टरनेटिव सेंटर के बारे में, जो कि एशियन कंट्रीज द्वारा फॉर्म किया गया। हमारा जो अगला वीडियो है वो उसी ग्रुप, उसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्क्रिप्शन के साथ है। तब तक के लिए आप देखते रहिए आपका अपना चैनल एएस क्लासेस। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए, ताकि आपके पास हमारे जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।